हेलो एवरीवन, मैं मोइनुद्दीन और आज मैं फिगर ऑफ स्पीच के साथ हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, आज इस वीडियो में सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, बहुत लोगों के जहन में याद आओ कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, इसको हम अलंकार के नाम से, अलंकार तो आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो अलंकार, अलंग मतलब गहने, क्या होता है गहना, इसे हम कहते हैं ना, आभूषण हम जिसे कहते हैं। ठीक, अब वो हर वो चीज़ जो किसी भी चीज़ की खूबसूरती बढ़ाने में अहम किरदार निभाती है, उससे हम क्या कह सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। ओके, देखिए बहुत सारे ऐसे फिल्मों में गाने सुने होंगे, जैसे कि सुनिए ये गाना है, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सुना। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसमें क्या कहा, इसमें कह रहा सारे शहर में आप सा कोई नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं, बट ये क्या है, वो अपनी बात का वजन बढ़ाना चाहता है, अपनी बात से दूसरों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करना चाहता है। कुछ ऐसे ही वर्ड अल्फाजों के साथ जब किसी से आप शेयर करते हैं, बात करते हैं, ताकि आपकी बात का वजन बड़ा जो बहुत ज़्यादा हो, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कोई आपसे मुतासिर हो, इंप्रेस हो, प्रभावित हो, है ना। ऐसे इसी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि आपने नहीं उसमें अगर नहीं समझाओ तो इस गाने में तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। देखिए ये गाना क्या कह रहा है इस गाने में, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे, है ना। सुना होगा इस गाने में क्या कहता है, जैसे क्या कहता है, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। ऐसा होता है क्या, किसी के बाल क्या रेशम की थोड़ी नहीं होते हैं ना, किसी की आंखें शरबती होते हैं, बट क्या है, वो अपने महबूब की बहुत ही खूबसूरती को बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है ना। इसलिए ऐसे ही कुछ जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही पोएट्स लोग होते हैं जो कुछ अपने पोइट्री में ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या है, देखिए बोर्ड पर ही लिखा है, यहाँ पर देखिए इसे लिखा है, वर्ड्स आर फ्रेज दैट मेक्स अवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, नोन एज फिगर ऑफ स्पीच, है ना। तो कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं जिनका इतनी बहुत खूबसूरती के साथ सिलेक्शन करता है पोएट, है ना। ये कोई भी करते हैं तो बहुत ही, जो कि क्या होते हैं, जो हमारी लैंग्वेज, हमारी जो जबान होती है, हमारी जो भाषा शैली होती है, बहुत ही सुंदर, इफेक्टिव या इंप्रेसिव बनाती है। जो सुनता है वो बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित हो जाता है कि वाह क्या बात कही है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, किसी को कहना होता है ना कि यार हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आप तो एकदम परी हैं, आप तो एकदम हूर हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप परी ना तो हूर हैं, बट क्या आप बताना ये चाहते हैं ना कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, है ना। जैसे कि अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आए, दूसरी डेफिनेशन जैसे लिखिए, द थिंग्स विच इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ पोइट्री, है ना। वो हर वो चीज़ जो पोइट्री यानी काव्य की क्या शोभा बढ़ाती है, उसकी खूबसूरती बढ़ाने में क्या अहम किरदार निभाती है, वही चीज़ को क्या कहलाती है, वही एक कला होती है, जो कला क्या कहलाती है, फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अब यह बताया गया, इट वर्क्स लाइक एन ऑर्नामेंट। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, ये बिल्कुल एक गहने की तरह काम करता है ना। जैसे कि बहुत सारे आपने लोगों को देखा, शादी पार्टी में गए होंगे, लोग क्यों इतने खूबसूरत कपड़े पहन कर जाते हैं, ताकि सारे लोग उनसे क्या इंप्रेस हो, सारे लोगों का ध्यान उन्हीं की तरफ रहो। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, काफ़ी खूबसूरत कपड़े, बहुत सारे ऐसे मेकअप करके जाते हैं। इसी तरह से पोएट क्या होता है, बहुत खूबसूरत से अच्छे वर्ड यूज़ करता है, ताकि क्या है, लोग जो पढ़ने वाले हों उसके वर्ड से प्रभावित हों, है ना। ये सारी चीज़ें। अच्छा, होता क्या है, आज जो है आपको देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच है, देखिए आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये कुछ ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इन्हीं के साथ हाजिर हूँ। आज हम इस फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हम किस तरह से जज करते हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, पहला देखिए सिमिली है, इसको हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहेंगे, मेटाफर है, रूपक अलंकार है, ऑक्सीमोरन है तो विरोधाभास है ना, हाइपरबली है, पर्सोनिफिकेशन है, ओनोमेटोपिया, एलिटेशन, एपिस्ट्रॉफी, है ना। तो शुरू करें, फिर शुरू करते हैं सिमिली से। ओके, तो शुरू करते हैं सिमिली से। ओके, देखिए यहाँ पर इससे लिखा सिमिली, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको उपमा अलंकार है। अब इसमें क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें सिमिली है ना। इसमें क्या होता है ना कि मतलब कि कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स या और डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या, दो अलग अलग चीज़ें एकदम डिफरेंट हो, बिल्कुल एक जैसे से मिलती हो ना, लेकिन उनकी कंपैरिजन, उनको कम क्या कीजिए, बिल्कुल उनसे कर दी जाए, है ना। ऐसे ही जब वाक्य होंगे, ऐसे सेंटेंसेस होंगे, उसमें हम क्या पहचानेंगे, वो क्या होगी, वो सिमिली होगी। जैसे क्या लिखा है, बिटवीन, यहाँ पर लिखा है कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो अब इसको
कैसे पहचानेंगे? ये पहचानने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है ना, कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया होगा, उसमें पहचान आपको आ जाएगा, इसमें जज करिए क्या है, तो क्या होगा वहाँ पे, अगर आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, उसमें उस सेंटेंस में क्या लिखा होगा, या तो लाइक होगा, या क्या होगा, सो होगा, या तो एज दिया होगा। ये ऐसे वर्ड होंगे, ये उस सेंटेंस में इनमें से वन ऑफ थ्री, एक न एक क्या है मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना। अक्सर आपने सुना ही होगा, बहुत सारे मूवी में आपने सुना होगा इसे, है ना, इसे बहुत सारे मूवी में इसे ये गाना सुनिए, आप भी बताइए ये गाने में क्या। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सुना, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना, जैसे नाचता मोर, है ना। तो मतलब क्या तरह तरह के, मतलब एक लड़की को बता दिया मोर के जैसा हो, है ना, जैसे खिलता गुलाब हो, है ना। तो कोई ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई लड़की हो सकती है कि मतलब एक मोर की जैसा है, गुलाब के जैसा, ऐसी कोई लड़की नहीं हो सकती, है ना। बट क्या है, वो सिर्फ इसलिए कहना चाहता ताकि उसकी बातों का वजन बढ़ जाए, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करना चाहता है ऐसे वर्ड को कहकर, है ना। तो आप समझ गए होंगे ना कि ये क्या होगा, सिमली होगी। सिमली में क्या है, एक की तुलना दूसरे से की जाती है, वो भी किससे की जाती है, बिल्कुल अनलाइक ऑब्जेक्ट हो, उनका बिल्कुल एक कैटेगरी के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, मतलब क्या कहा गया है, किसी को एक इंसान से बताया गया है, जानवर इंसान बिल्कुल डिफरेंट, है ना। तो फिर क्या कहते हैं, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर जैसे कि एक ऑक्स, है ना। तो इसकी कंपेरिजन किससे की गई, ऑक्स से। ऐसा हो नहीं सकता है, बट क्या है, माना गया है, ऐसा किया गया है कि ऐसा है ना, ताकि उसकी बात को क्या है, मतलब ये बताना चाहता है कि वो ज्यादा ताकतवर है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, जिससे लिखा है यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, यानी आप किसी को क्या बताएगा, तुम तो इतने ताकतवर जैसे कि शेर। यार ऐसे कहाँ हो सकता है कि मान लीजिए कोई शेर के जैसा कोई ताकतवर हो सकता है, बट नहीं, सिर्फ वो इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि बताना चाहता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। समझ गए। लास्ट देखा है उदाहरण देख लीजिए, जिसे लिखा माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन, मतलब वो कह रहा है कि मेरा प्यार बिल्कुल क्या है, एकदम समुद्र की गहरा है। ऐसा हो सकता है कि नापा उन्होंने, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये माप नहीं सकता कोई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है, एज ये मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। तो इस तरह से नहीं कहते हैं, मतलब शी इज लवली लाइक अ रोज, है ना, ऐसे बता दिया कि मतलब इतनी खूबसूरत से कि गुलाब। तो वहां पर लाइक आया है, तो कुछ लाइक है या एज है या सो है, इनमें से कुछ वर्ड आपको जरूर मिलेंगे, तो पहचान लेंगे क्या होगी, सिमली। इसमें क्या होता है, एक की तुलना क्या दूसरे बिल्कुल अनलाइक हो, बिल्कुल मैच ना करे, उससे करा दी जाती है, वहां पर क्या होगा, सिमली होगा। ओके, तो देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है, जिससे क्या है, अब मिलते हैं या दूसरे टॉपिक के साथ। मान लीजिए दूसरा उदाहरण है, आप देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेटाफर पढ़ते हैं, ठीक है। इसे मेटाफर लिखा है, इसको हिंदी में कहेंगे रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर देखिए लिखा है मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। मेटाफर क्या होता है, सिमली का बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल उसी में होता सिमली है, बट क्या है, हाइड रहेगा, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पाई नहीं जाएंगी, है ना। इसमें क्या होगा, अब इसमें जैसे यहाँ पर क्या लाइक, ये कंपेरिजन वर्ड होते हैं, लाइक है या सो है या एज, इनमें से एक नेम आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट क्या है, मेटाफर में इनमें से ये तीनों में से कोई भी वर्ड इसमें यूज नहीं किया जाता। इसमें क्या सिमिली में क्या किया जाता है कि यह क्या किया जाता है, इसमें आप मानना जाता है, इसमें किसी की जैसे क्या तुलना की जाती है, बट इसमें क्या है, मेटाफर में मान ही लिया जाता है। जैसे कि ये गाना सुनिए अभी आप समझ, इस गाने में देखिए क्या कहा गया है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह।
सुना। तो इस गाने में जैसे कि आप अब कुछ चीज़ें कैसे बता रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं ना कि मतलब छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, मतलब एक लड़की जैसे मान लीजिए पैदा हुई है तो लड़की पैदा हुई है ना एक ह्यूमन बीइंग की तरह, बट ऐसा थोड़ा नहीं कि परी पैदा होगी, है ना। बट क्या बताना चाहता है कि मतलब बहुत ही खूबसूरत बच्ची पैदा हुई है, उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा मेंशन करना चाहता है ना, इसलिए इसने यूज़ किया है। आई होप समझ गए होंगे। अच्छा देखिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखिए उदाहरण में यहाँ पर लिखा है मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। अब क्या है, द वर्ड ऑफ कंपेरिजन लाइक सो आर एज आर नॉट यूज, इसमें ये नहीं यूज़ किया है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, आपको मीनिंग भी आनी चाहिए, वरना मीनिंग नहीं आएगी तो आप जज कैसे कर पाएंगे, मतलब ही नहीं निकाल पाएंगे ना, ये भी आना चाहिए। उदाहरण देखिए जैसे लिखा है माई टीचर इज एन एंजल। अब क्या कह दिया, मेरे जो अध्यापक है, मेरा जो उस्ताद है वो क्या एकदम फरिश्ता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई फरिश्ता हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। लेकिन बताया गया यानी कि बहुत ही अच्छा है, मेरा जो टीचर है वो क्या है, निहायत अच्छा है, इसलिए बताया गया है। हालांकि उसमें एकदम क्या बता दिया कि एकदम फरिश्ता है, एंजल दूत की तरह मान लिया है, ठीक है। दूसरे उदाहरण देखिए जिसे यहाँ पे लिखा है कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है। अब इस ऊंट को क्या कह दिया गया, रेगिस्तान का जहाज। ऐसा हो सकता है रेगिस्तान का जहाज ऊंट हो सकता है, नहीं, बस क्या जहाज की तरह उसको मान ही लिया गया है ना, इस तरह से लोग उसकी सवारी करते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में लिखा ही इज शाइनिंग स्टार, वो क्या है, वो चमकता हुआ सितारा है। अब वो चमकता हुआ सितारा है, सितारे तो ऊपर होते हैं, जमीन में थोड़ी ना होंगे, है ना। लेकिन क्या वो चमकता हुआ सितारा, वो ये इस मेंशन करना चाहता है, कहना ये चाहता है ना कि वो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर इंसान है। समझ रहे हैं, समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं आपको अगला जो ऑक्सीमोरन है उससे टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट तो ऑक्सीमोरन क्या होता है, देखिए ऑक्सीमोरन को हिंदी में क्या कहते हैं, विरोधाभास। इसमें क्या होता है कि मतलब एक ही कोई सेंटेंस दिया होगा, उसमें जो पोएट होता है क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में यूज़ करता है। आप तुरंत पहचान जाइए कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है यूज़ किया गया है, मगर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, ऑक्सीमोरन होगा, क्योंकि उसमें एक ही सेंटेंस में क्या दो आपको अपोजिट वर्ड मिलेंगे। भाई इसके लिए जरूरी है कि आपको मीनिंग भी आनी चाहिए, ओके। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा इन ऑक्सीमोरन क्या हो जाए, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, एक ही सेंटेंस में दो आपको अपोजिट आइडियाज मिल जाएंगे, मतलब दो अपोजिट वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कभी नहीं कहते दिस इज ओपन सीक्रेट, है ना, मतलब ये खुला रहस्य, ऐसा क्या मतलब खुला भी है, ओपन कहते हैं दिस इज ओपन सीक्रेट, ऐसे इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं। बहुत सारे सॉन्ग भी सुने होंगे आपने, जैसे कि ये सॉन्ग सुनिए, देखिए इसमें क्या कहता है, कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है, कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि जिंदगी प्यार का गीत है ना, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अब ये कहते हैं ना कि मतलब जिसे क्या सॉरी कहते हैं ना कि कभी हंसना है, कभी रोना है ना, तो ये सब कहते हैं जीवन सुख दुख का संगम है, तो मतलब सुख और दुख है, कभी हंसना रोना है, ऐसा नहीं होता है। तो अपोजिट वर्ड है हंसना और रोना, सुख और दुख, तो ये क्या होते हैं, पतझड़ है, सावन है, ऐसा नहीं बताया गया गाने में, सॉन्ग में, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये ऑक्सीमोरन है, ठीक। आप समझ गए होंगे ना कि जहाँ पर अपोजिट वर्ड होंगे वहां पर क्या होगा, विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड सारो, यानी जिंदगी क्या है, सुख और दुख का संगम, मतलब सुख दुख से भरी हुई है, इसमें सुख भी है और दुख भी है। अब समझ गए, देखिए दो अपोजिट हैं, जॉय का अपोजिट क्या हो जाएगा, सारो, ठीक है। अब दूसरे में क्या लिखा है, ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ हिज ग्रुप। अब ये क्या गया, अब यहाँ पर क्या वाइजेस्ट, वाइजेस्ट का मतलब होता है सबसे अकलमंद, और फूल का मतलब बेवकूफ, तो उसमें क्या बताया कि सबसे अपने ग्रुप का सबसे बेवकूफ अकलमंद है ना, यानी बहुत क्या है, अकलमंद क्या है, सबसे क्या है, सबसे ये अपने ग्रुप का सबसे क्या है, अकलमंद बेवकूफ है, तो ऐसा हो सकता है ना। लेकिन इसमें क्या है, दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ में यूज किए गए, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए सेंटेंस तीसरा देखिए, आई हेट लव। अब इसमें क्या किया, आई हेट लव। अब हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना, और लव का मतलब प्यार करना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मुझे प्यार से नफरत है ना, तो कुछ ऐसे ही सेंटेंस समझ गए होंगे ना। अगले फिगर ऑफ स्पीच पर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्या है, ओनोमोटोपिया। ये आपने सुना होगा, इसको क्या कहते हैं, ध्वनि सूचक कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें साउंड सजेस्ट करती है, कि साउंड से आप सजेस्ट कर लेंगे इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, समझ रहे हैं ना, राइट। जैसे लिखा दिस फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, रिफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स विच साउंड लाइक द नॉइज दे रिफर टू। अब मान लीजिए कहीं पर मधुमक्खियों की आवाज है तो ना, तो उनकी आवाज जिससे होती है ना, तो उनके बोलने को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बजिंग कहते हैं ना, हमिंग भी कहते हैं। या मान लीजिए कि ढोल बज रहा हो, उसके क्या ड्रम की आवाज आएगी, जैसे कि इस गाने में देखिए क्या बताया गया है, देखिए इस गाना सुनिए,
सुना। तो इस गाने में क्या, जैसे मान लीजिए ढफली वाले ढफली बच्चे, तो ढफली की आवाज़ आ रही है, पायल की आवाज़ आ रही है, घुंघरू की आवाज़ आ रही है, तो बिल्कुल समझ सकते हैं ना। तो ऐसे जहाँ पर ये साउंड, इस तरह की जब साउंड आएंगी, बजने की, एक प्ले करने की आवाज़ आएगी, समझ जाइए कौन सा ओनोमेटोपिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है स्नेह की हिस्सिंग, मतलब सांप क्या है, फफकारता है, तो उसकी जो आवाज़ होती है वहाँ आवाज़ बताएगी, हिस्स करना नहीं, फफकारना होता है ना। इस तरह से बीज आर बजिंग, मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं क्या होती हैं, हमिंग कर रही हैं। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आपको अगले फिगर्स ऑफ स्पीच की ओर। ठीक है, तो ये जो आपका है अनदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच वो क्या, अलिट्रेशन, इसको हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं, अनुप्रास अलंकार, है ना। अब क्या होता है इसमें, ये टंग ट्विस्टर वाली सिस्टम होता है, मतलब जुगलबंदी होती है। मतलब क्या होता है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखा होगा, उसमें कई सारे वर्ड दिए होंगे, लेकिन क्या होता है कि हर वर्ड का क्या होता है, उस ज़्यादातर वर्ड के जो पहला जो लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, सेम साउंड निकलेगी। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, माई डियर, डियर इज डेयर। अब क्या है यहाँ पर, माई डियर, डियर इज डेयर, यहाँ पर क्या है, इस डेयर का क्या है, पहला जो डी है ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी डी कॉन्सोनेंट, यहाँ पर डी, सेम ही है एकदम, वो सेम ही लेटर हो, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे इसका मीनिंग क्या होता है। माई डेयर का मतलब यहाँ पर इस यहाँ पर जो डेयर है इसका मतलब अजीज, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रिय है। और इस डेयर का मतलब क्या हो जाएगा, हिरन। तो यहाँ पर जो यहाँ पर डेयर है इसका मतलब महंगा, कीमती, यानी वो क्या बताना चाहता है, मेरा जो हिरन है बहुत ही बेस्ट कीमती है। ऐसे भी कह सकते हैं बहुत महंगा है, लेकिन थोड़ा अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए क्या कहता है, माई डियर, डियर इज डेयर, है ना। तो ये इस तरह से होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सॉन्ग भी सुने होंगे, जैसे फना मूवी आपने देखी होगी, फना मूवी देखिए क्या कहता है, चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को, कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खड़के खड़क सिंह का सुना। तो इसमें क्या आगे जैसे क्या ना कहते, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, है ना, या पके पेड़ का पका पीता, इससे ना पापा पार है या खा खा, ऐसा आता ना, बिल्कुल कुछ ऐसे ही होते हैं, जुगलबंदी होती हैं। ऐसे ही सेंटेंस जब मिलेंगे तो आप पहचान जाएंगे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, अलिट्रेशन होगा। ठीक है, अनदर देखिए उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है शीप शुड स्लीप इन शेड। अब यहाँ पर क्या, इसमें क्या है, ये भी ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी, है ना, लेकिन इसमें सेम क्या, सेम आवाज़ के लिए सेम साउंड वाले हैं और सेम ही क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। सबकी स्टार्टिंग क्या है, एस हुई, समझ गए ना। लास्ट में देखिए लिखा लिटिल लोकुस लाइक्स लीची। अब यहाँ पर क्या है, लिटिल मतलब यहाँ पर एल है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, है ना, तो ये मतलब क्या है, लिटिल 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 यहाँ पर। ठीक है, तो एल 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 सभी में दिया, ये सेम कॉन्सोनेंट है, सेम साउंड के, इसीलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये क्या है, अलिट्रेशन है। समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले फिगर्स ऑफ स्पीच की ओर। देखिए ये क्या लिखा, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब मानवीकरण क्या होता है आप सोचे होंगे, मतलब मानवीकरण क्या होता है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए वन क्या होता है, एन एनिमल बर्ड आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट, है ना, क्या होता है, इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स, मतलब कोई भी जिसे मान लीजिए जानवर है, कोई पक्षी है, कोई भाव है, कोई मतलब ऐसे आइडियाज़ हैं ना, या कोई ऑब्जेक्ट है, उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि ह्यूमन टर्म्स के, इंसानों की तरह उसको बताया जाता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, मतलब मीनिंग आपको आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे उसके लिए भी अगर देखिए यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, द फायर सॉलोड द इंटायर फॉरेस्ट। अब इसमें क्या बताया गया कि जो आग ने क्या पूरे जंगल को निगल लिया। अरे ऐसा हो सकता है उसके आग के पेट वेट थोड़ी ना है ना, उसमें क्या होगा कि आग उस मतलब बताना यही चाहता है कि आग लगने की वजह से पूरा जंगल नाबूद हो गया, खाक हो गया, मतलब राख हो गया, है ना, ऐसे ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि मतलब ये आग ने क्या जंगल को निगल लिया। ठीक है, ताकि बात कुछ अच्छे तरह से सुनी जाए, समझ गए, जैसे कि इस गाने में भी सुन लीजिए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं,
मैंने पूछा। अब इस गाने में क्या कह रहा है कि मैंने पूछा चांद से फलक फेर जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि चांद बताएगा, चांद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, बट थोड़ा इंप्रेस करने का तरीका है, कुछ दूसरे अंदाज से पोएट्स लोग यूज करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, ऐसा लगा अभी कह रहा अपॉर्चुनिटी जो अवसर होता है के दरवाजे पर दस्तखत देखता है, बट एक बार तो ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी के क्या पैर लगे हैं तो वो चलकर आएगा, फिर खटखटाएगा आपका दरवाजा, नॉक करेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है एंजाइटी सिटिंग ऑन हिज फेस। अब क्या कह रहा है कि ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वो इंसान बहुत परेशान है, बहुत उदास है, लेकिन नहीं, ऐसा कहा है उसके चेहरे पर लग रहा है चिंता बैठी हुई है, तो ऐसा लगा कि चिंता के कोई हाथ पैर या पैर है तो उड़ कर जाके बैठेगी, है ना। बस सिर्फ अपने बातों का आज ज़्यादा असर हो, इसलिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच में। ओके, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले फिगर्स ऑफ स्पीच की ओर, ठीक है। ठीक है, तो जो आपका जो नेक्स्ट जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हाइपरबोली, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या लिखा है, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच रियलिटी इज नॉट एक्सप्रेस्ड, या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से कुछ ज्यादा, मतलब जो जितना कहना होता है उससे कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाता है, जितना होता है उससे कुछ कम कर दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा बता दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसके तहत आते हैं, वो आते हैं अतिशयोक्त अलंकार, इंग्लिश में उनसे हाइपरबोली कहते हैं, ना। जैसे कि आप ये सॉन्ग सुनिए, इस सॉन्ग में देखिए क्या बताया गया है। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। ठीक है, तो इस सॉन्ग में देखिए आपने सुना होगा ना, तो किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है ना। तो इसे उदाहरण यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है आई वुड मूव माउंटेन फॉर यू, यानी क्या है कि मैं आपके लिए क्या है पर्वतों से भी टकरा सकता हूँ, है ना। ऐसा हो सकता है, पर्वत से भी टकरा, ऐसा नहीं है। या दूसरा सेंटेंस से लिखा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी युद्ध हुआ उसमें क्या है खून की नदियां बहेगी, कहीं ऐसा हो सकता है खून की नदी बह जाए, बट क्या है, लेकिन वो कहने का मतलब वो ये बताना चाहता है लिखने वाला कि बहुत ज्यादा खून खराबा, बहुत ज्यादा लोगों की जाने गई, है ना। इसलिए वो बताना चाहता है कि युद्ध में खून की नदियां बहेगी, मतलब सैलाब बह गया, तो इतना कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। अमूमन ये वर्ड कुछ ज्यादा हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। सपोज कभी देखा होगा ना, कोई किसी का वेट कर रहा हो, कभी आए 2 ही मिनट हुए होंगे भी, फिर कहेंगे अरे आप कहाँ थे, आप 1 घंटे से हम आपका वेट कर रहे हैं ना। तो ये हाइपरबोली होता है, एक्सैजरेट कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा जाकर बताया जाता है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है आई सॉ 10,000 एट अ ग्लेंस, मतलब क्या है, मतलब पोएम भी पढ़ी होगी, वर्ड्सवर्थ की है ना, तो कहते हैं ना कि एक झलक में आपने 10,000 फूलों की जो लाइंस देख ली, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में आपने देखा है ना। तो ये क्या होता है, इस तरह के जो बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है वो कौन से अलंकार को यूज किया जाता है, उसमें हाइपरबोली यूज किया जाता है, अतिशयोक्त अलंकार। आई होप समझ गए होंगे। देखिए आखिरी जो है, अब इसके तहत जब आते हैं, यह एपिस्ट्रॉफी है, इसको हम संबोधन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे लिखा व्हेन अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क्स टू एन ऑब्जेक्ट हु डजंट एग्जिस्ट, अब ऐसे लिखा इफ ही इज नॉट, ही इज लिविंग पर्सन, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई डेड बॉडी होती है, कोई मतलब कोई नॉन लिविंग होता है, या जिसकी मौत हो चुकी होती है, जो नहीं एग्जिस्ट करता है दुनिया में, है ना, उससे उसके लिए इस तरह की बातें की जाती है जैसे कि क्या है वो लिविंग, उसके अंदर भी जान बाकी हो, है ना। जैसे कि आपके जो 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे यूएसए के, अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, है ना। तो उनकी जब डेथ हुई थी, व्हेन ही वाज वाचिंग ड्रामा विद हिज ब्यूटीफुल वाइफ इन अ थिएटर, है ना, देन हिज ओन गार्ड जो था जॉन बिल्किस बूथ, उन्होंने उनकी क्या मर्डर कर दिया था, किल्ड कर दिया, उनको मार दिया था, है ना। तब जो है एक जो बहुत ही फेमस जो पोएट है इंग्लैंड के, जिनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, ने ये कहा था वो कैप्टन माय कैप्टन, है ना। तो सामने उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई, उनसे ऐसे पूछा जा रहा है जैसे कि वो लिविंग है, अभी कुछ उठकर बता देंगे, ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब चंद वर्ड यूज किए जाते हैं, पोएट यूज करता है, तो वहां पर क्या होता है, वो एपिस्ट्रॉफी होता है। उसमें मोस्टली ये पहचाने का भी वो होता है ना कि इसके लास्ट में क्या एपिस्ट्रॉफी मार्क्स भी लगा होता है, इसे आप जज कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए लिखा है वो कैप्टन माई कैप्टन, है ना, इस तरह से बताया। इसलिए फ्रेलिटी डायनामिक्स वुमन, यानी क्या आता है, निर्बलता तेरा नाम महिला है ना। या कभी एक और उदाहरण बहुत ऐसे, डेथ लाइज हर आइसी हैंड ऑन द किंग, है ना। तो ये होता है कि मौत ने अपने बर्फीले हाथ राजा के सर पर रख दिया, मतलब ये है यानी राजा की मौत हो गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अभी ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये बहुत सारे कंपटीशन में भी ऐसे पूछे जाते हैं, और यूपी बोर्ड में क्या होता है, फर्स्ट ईयर और इंटर के सिलेबस में भी दिए गए हैं। इसमें जो एक बताया गया अलिट्रेशन, वो आउट ऑफ सिलेबस है, बाकी जो टोटल 7 जो रेस्ट जो बचेंगे आपके फिगर ऑफ स्पीच, वो सब क्या है आपके यूपी बोर्ड में आएंगे, 4 नंबर का पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ गए